Good morning, student. Hope you have written question answers of chapter 9 in your science copy. I have already sent PDF of back exercise question answers of chapter 9. If you have not completed, then complete it fast and send it speak on personal. Now we'll see chapter 10 sound. We hear different types of sound around us. For example, the school bell, chirping birds, thundering clouds, sound of vehicle, etc. We also hear loud sound of an empty metal utensil falling. We are familiar with the melodious sound of the harmonium, and we don't like when everyone in the class starts speaking simultaneously. It is clear from the above examples that some sounds are low and some are loud. Some sounds are pleasant to the ears and some are not. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे आवाज़ें सुनते हैं। स्कूल स्कूल बेल जब आपकी बजती है, स्कूल में बेल बजती है, तब कोई गाड़ी चला रहा है तो एकदम हॉर्न बजा देता है, उसका साउंड। या जब बादल गरजते हैं तब थंडरिंग या व्हीकल के साउंड, ये सारे साउंड हम रोज़ सुनते रहते हैं। कभी कभी बर्तन हाथ से गिर जाता है तो उसका भी साउंड, ऐसे बहुत सारे साउंड हम लोग सुनते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या सुनते हैं, गाने भी सुनते हैं जो हमें पसंद रहते हैं, दैट इज़ मेलोडियस साउंड। कुछ साउंड हमें अच्छे लगते हैं, कुछ साउंड हमें क्या होते हैं, वो अनप्लेजेंट लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे कोई चिल्ला देता है ज़ोर से, तो राइट ना। तो कुछ साउंड्स हमारे लिए प्लेजेंट होते हैं और कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो वास्तव में ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, लेट अस सी। You need school bell hammer. Ring the bell with the hammer. When you hear the sound, touch the bell gently with your hand. You would certainly feel the vibration. Did the vibration stop on your touching the bell? Can you still hear the sound? आप स्कूल में जब बेल बजाते हैं ना, तब हैमर से जब बेल को उसको स्ट्रक करते हैं, और स्ट्रक करने के बाद जो आवाज़ आती है तो आप उस बेल को टच करना, तो उसमें से आपको वाइब्रेशंस नज़र आएंगे या आप महसूस करोगे। और जैसे आप टच करोगे तो वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो डेफिनेटली साउंड प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। अनदर एक्टिविटी, ट्यूनिंग फॉर्क एंड रबर पैड। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क आप रबर पैड पे स्टक करो, तो आपको जो कान में आवाज़ सुनाई देगी वो अलग अलग देगी। Hit one arm of the tuning fork on the pad of hard rubber. Bring it near your ear and hear the sound. Watch its prongs carefully. उसके जो prongs होते हैं, ये जो हिस्सा है इसको prongs बोला जाता है। These are the prongs of tuning fork. इसको क्या बोलते हैं, prongs। ये वाइब्रेट होने लगते हैं। Now touch the tuning fork. You will observe that on touching the fork the vibration stop. और जैसे ही हम उस tuning fork के prongs को टच करते हैं तो वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा, और वाइब्रेशन स्टॉप होते ही साउंड सुनना जो आना है वो भी बंद हो जाएगा। When we are speaking we can feel the vibration on touching our throat. जब हम बात करते हैं तब हम हमारे थ्रोट को यदि टच करेंगे तो उसके वाइब्रेशंस हमें महसूस होते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ इट कैन बी सीन दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। मतलब हमें एक चीज़ पता चली कि जो भी चीज़ वाइब्रेट होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। वो प्रोड्यूस साउंड। When we touch vibrating object, they stop vibrating and the sound is also not heard. जब भी आप उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को पकड़ लोगे तो उसके जो वाइब्रेशंस है उसमें जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे और आवाज़ आना बंद हो जाएगा। इन सम सिचुएशन दीज वाइब्रेशंस कैन ऑल्सो बी इजीली सीन, बट इन मोस्ट केसेस दे आर टू माइन्यूट फॉर अस टू सी। हर बार हमें आवाज़ सुनाई देता है तब वाइब्रेशंस होंगे ही, ऐसा ज़रूरी है, बट हम उसको महसूस करेंगे या हम उसे देख पाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। Amplitude, frequency and the time period of vibration. In the previous class we learnt about oscillatory motion. ऑसिलेटरी मोशन मतलब मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ, मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक।
पुराने ज़माने में जो वॉल क्लॉक होता था ना, उसमें एक पेंडुलम रहता था और वो एक इधर से उधर टू एंड फ्रो मूव होता था, उसका मूवमेंट फिक्स था, उसी इसमें वो मूव होता था। तो ये टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। वी नो दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू। मटेरियल रिक्वायर्ड स्केल और स्पोक ऑफ अ बाइसिकल। आपको एक स्केल लगेगा या फिर बाइसिकल का स्पोक, वो तो सबको पता है बाइसिकल का स्पोक। Put one end of the scale or the spoke of a bicycle at the corner of a table and press it hard on the table. Let the other end be outside the table and not resting on anything. Press this end to downward and release. It start vibrating and produce sound. Now repeat this experiment with different lengths of the free end of the scale or spoke, and here the motion of the scale or spoke is oscillatory. Spoke moves up and down vice versa and keep oscillating for some time. आपको क्या करना है? स्केल लेना है टेबल पे, उसको आधा पोर्शन टेबल पे और आधा बाहर रहेगा, जो कि पूरा किसी उसको नीचे से कोई बेस नहीं रहेगा, और आप उसको क्या करोगे? नीचे दबाओगे तो वो अप एंड डाउन यानी टू एंड फ्रो मूव होना स्टार्ट होगा। जब वो स्केल को थोड़ा आपने आधा भी टेबल पे रखा था, फिर थोड़ा और आगे ले जाओगे, फिर थोड़ा और आगे, इस तरह से आप देखोगे कि वो स्केल क्या हो रही है? वाइब्रेट हो रही है अपनी मीन पोजीशन पे। उसका मोशन कैसा है? अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, मीन्स वो ऑसिलेट हो रही है थोड़ी देर के लिए। तो अब हम समझते हैं ये ऑसिलेशन यदि हमें समझा है तो हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड when scale or a spoke goes to the position B from its mean position A and return back to mean position A via position C, we call it one vibration or one oscillation. The maximum displacement of the spoke or a scale up to B or C from the mean position A is called amplitude of vibration. क्या होता है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पोक और अ स्केल अप टू बी और सी फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये एम्पलीट्यूड जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे ये ए इसका मीन पोजीशन है। व्हाट इज़ ए? इट इज़ मीन पोजीशन। इट वाइब्रेट, बी नीचे गया डाउन एंड अप सी। तो ये जो इसका ए टू बी और ए टू सी, ये क्या करेगा? वापस ए पे आएगा, मतलब एक वाइब्रेशन इसका कंप्लीट होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? उसका एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्केल अप टू बी और अप टू सी फ्रॉम द मीन पोजीशन ए से बी तक या ए से सी तक। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी इज इक्वल। और हम देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है? इक्वल है। बाई अप्लाइंग अ स्मॉल और लार्ज फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड। हम इसके एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ लार्ज फोर्स। ज़्यादा फोर्स लगा के हम वो डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट आई थिंक एम्पलीट्यूड इज़ क्लियर टू यू। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पोक और अ स्केल, मीन पोजीशन से उसका अप या डाउन जो भी वो पॉइंट तक मूव हुआ है, उतने डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? The number of oscillations in 1 second is the frequency of oscillation. Frequency is measured in oscillation per second or in hertz. Number of oscillations in 1 second. एक सेकंड में वो आपका स्पोक कितना मूव हुआ, कितने ऑसिलेशंस उसने किए, वो हमें बताएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ अ नंबर एंड इट्स यूनिट इज़ ऑसिलेशन पर सेकंड और हर्ट्ज। हर्ट्ज साइंटिस्ट नाम ने इन्होंने ये फ्रीक्वेंसी टर्म को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए उसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। एक्चुअल यूनिट इज ऑसिलेशन पर सेकंड। द यूनिट हर्ट्ज हैज़ बीन नेम आफ्टर साइंटिस्ट हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 10 टाइम इन 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी विल बी 10 ऑसिलेशन पर सेकंड और 10 हर्ट्ज। यदि वो 10 बार एक सेकंड में अप डाउन मूव हो रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 10। यदि वो 5 बार मूव हो रही है अप
डाउन अप डाउन, तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितना बार मूव होता है, ऑसिलेट होता है, कितना बार वाइब्रेट होता है, मीन पोजीशन से अप या मीन पोजीशन से डाउन कितना बार होगा, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, दैट इज़ टाइम पीरियड. और इसको हम मेजर टाइम है तो सेकेंड में करते हैं. नाउ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना पीरियड क्या रहेगा, कम. ये कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट हो जाता है तब वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. दिस इज आंसर नंबर 1. ये आपका 1 का आंसर है. क्लियरली मेंशन हियर एंड यू राइट डाउन इन योर कॉपी. When we ring a cycle bell with one hand while holding it with other, then the sound is not heard clearly. आप एक हाथ से क्या चला रहे हो, हैंडल को पकड़े हो, दूसरे हाथ से बेल बजा रहे हो, तो वो अच्छे से आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी. क्यों नहीं देती है, एक्सपेरिमेंट करो और मुझे बताओ. सारे बच्चे 8th के साइकिल चलाते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ 20 हर्ट्ज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट. 20 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है. इसका मतलब है जैसे यहाँ पे 10 हर्ट्ज के लिए लिखा है, उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 20 हर्ट्ज. ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स की जगह लिखोगे 20 टाइम्स. क्या लिखोगे, 20 टाइम्स. और कितना हो जाएगा 10 की जगह 20 ऑसिलेशन. आंसर नंबर वॉट एवर इट इज़, आंसर नंबर आई थिंक इट इज़ 3. यस, आंसर नंबर 3. Very simple questions are there. If you read the chapter honestly, it is interesting one also. This is your answer number 3. And object complete 20 oscillations in 10 seconds. Find its frequency and time period. आपको frequency और time period find out करना है. Number of oscillation per second. 10 second means 10/20. तो कितना हो गया, frequency 2. फ्रीक्वेंसी 2 हो गया तो टाइम कितना हो जाएगा, 1 बाई टाइम पीरियड. तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी 0.5 सेकेंड. ट्राई टू सॉल्व दिस. क्या करोगे आप, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है. फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हमें दिया गया है, फ्रीक्वेंसी इज measured in oscillation per second. नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस, तो आपको दिए हैं 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड. तो आप 20 को डिवाइड करोगे 10 से, तो आंसर आएगा 2. 2 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. फ्रीक्वेंसी 2 है तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है 1 बाई टाइम पीरियड. तो यहाँ पे टाइम पीरियड इधर लिखो 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 मीन्स 0.5 second. Write down these answers in your science copy. Thank you.